हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन फॉर बोर्ड्स प्लस जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस्ड। सो लेट अस स्टार्ट। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन फॉर बोर्ड्स एज वेल एज जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस्ड। ठीक है, तो ये कहानी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है मैथ्स का, ये शुरू कहाँ से हुई थी कहानी? ये कहानी शुरू हुई थी हमारी 11th क्लास के चैप्टर से। किससे? सेट से। तो सेट थोड़ा बहुत याद है, 11th में पढ़ा था क्या था? डेफिनेशन क्या होती थी हमारी सेट की? किसे बोलते थे हम सेट? अब तो बिल्कुल टिप्स पे है, पूरा याद कर लिया है। 11th तो मतलब एक तरफ है। ठीक है, तो सेट हम बोलते थे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। इसको कुछ सेट बोलते थे हम, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते थे? सेट। याद है ना? अब देखो, यदि कोई तुमसे पूछता है टॉप मोस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये सेट है? टॉप मोस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट है? ये सेट नहीं है। क्यों सेट ये नहीं है? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ और ऑथर मुझे पसंद होंगे, किसी और को कोई और ऑथर पसंद होंगे। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल वेल डिफाइंड कैटेगरी नहीं है, इसीलिए हम इसे सेट नहीं बोलेंगे। जैसे बात की जाए कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ क्लास 12th, कलेक्शन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ क्लास 12th, तो क्या ये सेट है? ये नहीं है। क्यों नहीं है? किसी को कोई ब्यूटीफुल लगती है, किसी को कोई ब्यूटीफुल लगती है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक, तो सेट के लिए क्या होना चाहिए? चीज वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो सभी के पर्सपेक्टिव में सेम हो। ठीक, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल नंबर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तुमसे पूछेगा तुम भी बोलोगे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ऐसे वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। कुछ ऐसा भी देखा था हमने, नेचुरल नंबर के सेट को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है। होल नंबर किसका सबसेट होता है? हमारा इंटेजर का सबसेट होता है। ओके, इंटेजर किसका सबसेट होता है? रेशनल नंबर का सबसेट होता है। ठीक, रेशनल नंबर किसका सबसेट होता है? रियल नंबर का सबसेट होता है। रियल नंबर किसका सबसेट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। ठीक, ये तो पता ही, नेचुरल नंबर होल नंबर जेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है इंटेजर, क्यू से मैंने रिप्रेजेंट किया है रेशनल नंबर, आर से मैंने रिप्रेजेंट किया है रियल नंबर, और कैपिटल सी से मैंने रिप्रेजेंट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ऐसी कुछ कहानी याद है? ठीक है, और आगे बात करते हैं कुछ बेसिक मैथ्स की बातें। मैथ्स को पढ़ने के लिए हमें जरूरी होगी, इन चीजों को हम बीच बीच में देखते जाएंगे। जैसे
जैसे यदि मैं तुमसे पूछूं जीरो, जीरो ये ऑड इंटेजर है या इवन इंटेजर है? जीरो ऑड है या इवन है या नैनो है? नाइदर इवन नॉर ऑड। तो जीरो इज एन इवन इंटीजर, पता होना चाहिए। क्यों? देखो, मान लो मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। हाँ, मैंने मान लिया, कुछ लोग दिमाग में बैठा के रखते हैं कि ये ना तो ऑड होता है ना इवन होता है, बीच में होता है। जीरो से इस साइड वालों को हम पॉजिटिव बोलते हैं, इस तरफ वाले को नेगेटिव बोलते हैं, और ये ना इवन होता है ना ऑड होता है। अब एक्चुअली बात हुई, मैं शिफ्ट हो गया दिल्ली। दिल्ली में हुआ क्या? पॉल्यूशन के चलते या फिर ट्रैफिक के चलते ऑड इवन वाला रूल आ गया कि एक दिन ऑड नंबर वाले व्हीकल्स निकलेंगे, एक दिन इवन नंबर वाले व्हीकल्स निकलेंगे। तो यदि जीरो नाइदर इवन नॉर ऑड रहेगा तो बेचारा कभी नहीं निकल पाएगा, इसलिए इसको एक कैटेगरी में रखना जरूरी था। इसलिए हमने क्या बोला, जीरो इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, और देखते हैं। वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो कितना होता है? क्लास टेंथ में मैथ्स पढ़ना चालू किया था तो सबसे पहले 1090 की वैल्यू में आया था। वन अपॉन जीरो कितना होता है? वन अपॉन जीरो मैथ्स के लिए नॉट डिफाइंड होता है। और अच्छे से लिखूं तो इक्वल टू करके लिख देता हूं। वन अपॉन जीरो इक्वल टू नॉट डिफाइंड फॉर मैथ्स एंड नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है फिजिक्स में, हम बोलते हैं फिजिक्स में हम प्रैक्टिकल चीज सोच रहे होते हैं, मैथ्स में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक, ये चीजें हम बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं। इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है वेरी वेरी लार्ज क्वांटिटी, बट डिफाइंड। बहुत बड़ी क्वांटिटी है पर डिफाइंड है। ठीक, मैथ्स के लिए वन अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक, याद रखना है। आगे बात करते हैं। यदि मैं तुमको बोलूं x प्लस टू इक्वल टू थ्री, तो x की वैल्यू बताओ कितनी होगी? कोई भी बता देगा। x की वैल्यू कितनी होगी? वन होगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? चलो नेक्स्ट चीज पूछता हूं। मान लो x प्लस टू इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है। अब बताओ x की वैल्यू क्या होगी? सोचो। काउंटडाउन चल रहा है, सोच के बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाना जरूरी है। कोई ऐसा मत सोचना कि मैं क्या करता हूं, मैं x और x को कैंसिल कर देता हूं और टू इक्वल टू थ्री कर देता हूं। देखो, x में टू जोड़े चाहे थ्री जोड़े, वैल्यू तो बराबर आ रही है। ऐसा कब होता है? जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। देखो, इनफाइनाइट में टू जोड़ोगे तो भी इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट में थ्री जोड़ोगे तो भी इनफाइनाइट रहेगा। ओके, पता होना चाहिए। और आगे देखते हैं। एलसीएम लेना तो आता है ना? एलसीएम ऑफ टू एंड थ्री बताओ। टू और थ्री का एलसीएम, एलसीएम कोई भी बता देगा कितना होता है? सिक्स होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगली चीज, एलसीएम ऑफ टू एंड रूट टू। टू और रूट टू का एलसीएम बताना थोड़ा कितना होता है? सोचो, इसको भी सोचने के लिए आपके पास टाइम।
एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां लिस्ट है, यहां मल्टीपल है, बीच में एक कॉमन है। कॉमन मतलब जो दोनों नंबर्स हमें दिया हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज कॉमन होनी चाहिए। लेकिन देखो, टू हमारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। और रूट टू कैसा है? इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं लिया जा सकता। तो रेशनल और इरेशनल का कोई हमसे यदि एलसीएम पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। आया क्या समझ में? एक और बहुत ही फेमस सा है, एलसीएम ऑफ वन एंड पाई। वन और पाई का एलसीएम कितना होगा? वन कैसा है हमारा? रेशनल है। पाई कैसा है हमारा? इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल का एलसीएम नहीं हो सकता, तो हम क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। ओके, आगे चलें। ये हो गई कुछ कुछ बेसिक मैथ्स की बातें। ऐसी बातें हम बीच बीच में करते रहा करेंगे। क्वेश्चन, the number of subsets of a set with 2022 elements having an odd number of element is। क्या बात है, चैप्टर शुरू ही हुआ था क्वेश्चन दे दिया। भैया ये सेट का क्वेश्चन है, आपकी क्लास 11th का, तो आपको बनना चाहिए। पर बीच बीच में हमने ऐसी चीजें इसलिए ली हैं जिससे आपको पुराना 11th का रिवाइज होता रहे। एक्चुअली क्या है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो को रिलेटेड है, मतलब 12th के लिए हमें 11th की काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है, होना ना होना अलग बात है। क्या होता है मैथ्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, सब समझ में आएगा, सॉल्यूशन देखने के बाद हर एक क्वेश्चन बन जाता है मैथ्स का। पर बिना सॉल्यूशन देखे नहीं बनता। एक्चुअली क्या होता है, अप्रोच नहीं बनती हमारी क्वेश्चन कभी सॉल्व करने की। तो आपको हमेशा करना क्या है, क्वेश्चन को अप्रोच जरूर करना है, जिससे धीरे धीरे हम ये अपना नेचर बदल सकें, अप्रोच डेवलप कर सके कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट विथ 2022 एलिमेंट हैविंग एन ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट। इसका सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, जिसे 11th का याद होगा। जिसे नहीं याद है उनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें पुरानी बता देता हूँ। सबसेट क्या होता था? मान लो कोई सेट है ए, इसके अंदर एलिमेंट है कुछ 1 2 3 ... एन एलिमेंट है। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते थे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये कितने होते थे? कुछ 2 की पावर एन होते थे। कैसे आता था? सबसेट की डेफिनेशन से। सबसेट की डेफिनेशन क्या होते हैं? पूरे एन एलिमेंट्स में से, देखो पूरे एन एलिमेंट्स में से या तो एक भी नहीं लो, या फिर एक ले लो, या फिर दो ले लो, ऐसे करके, या फिर सब के सब ले लो। मतलब नंबर ऑफ सेट्स टेकिंग नन आर एट लीस्ट वन एट अ टाइम, इसी को सबसेट बोलते थे हम। तो ये जो है, इसका सम आता है 2 to the power n। ऐसे मिलता है हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट। किससे आता है? बाइनोमियल थ्योरम से। कब पढ़ी है हमने? 11th में एक चैप्टर था हमारा बाइनोमियल थ्योरम, उसमें हमने ऐसे टाइप के सम पढ़े हैं। ठीक,
थोड़ा और देखते हैं। इन सबसेट में एक और खास बात थी। क्या खास बात थी? कि जो ऑड होते थे और जो इवन होते थे उनका सम हमेशा क्या होता था? इक्वल होता था। इवन एलिमेंट्स वाले सबसेट ये हो गए NC1, NC3, NC5। ऑड एलिमेंट्स वाले सबसेट ये हो गए। इनका टोटल हमेशा बराबर होता था। बराबर होता था तो बराबर कितना होगा? देखो टोटल है 2 to the power n, आधे आधे हो गए तो डिवाइड बाई 2 कर दें। 2 की पावर n को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर n-1। आया क्या? आ गया। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट पुरानी बातें। ठीक, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इस कलर के पेन से, जिससे आप लोगों को ये ना पड़े इतना लंबा क्वेश्चन। ये सब तो फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए, पिछले साल हम पढ़ चुके हैं। मैं तो बस रिवाइज करा रहा हूं। आंसर क्या है? आंसर है कितने एलिमेंट है टोटल? 2022। तो 2 की पावर 2022 ये हो गए टोटल सबसेट। क्वेश्चन ने क्या बोला है? ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट वाले। तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट वाले क्या होते हैं? 2 की पावर n-1। कोई ऑड पूछे या इवन पूछे, 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर n-1 यानी कि 2 की पावर 2021 इतने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। ये एक लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन एक लाइन का था, आंसर एक ही वर्ड का था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। इफ ए बी सी बी थ्री सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 3, number of elements in B equal to 4, and number of elements in C equal to 5. If Px denote power set of X and K equal to NPPC upon NPPA into NPPB, then sum of digits of K is। पूरे 1 मिनट का टाइम, सॉल्व कीजिए। यदि याद नहीं है या फिर 11th बर्बाद हो गई किसी भी रीजन से, तो इस 1 मिनट को सोचने के लिए दीजिएगा कि क्या करें। अब मन लगा के पढ़ें। 1 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत आराम से प्रिपरेशन हो जाती है, बशर्ते वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है ना कि आप कंसिस्टेंसी बना कर रखें। चलो, कुछ पावर सेट की बात हुई है। याद है पावर सेट किसे कहते थे? एक सेट के सभी सबसेट लिख लिए जाए, उन सभी सबसेट का एक सेट बना दिया जाए, उसको क्या बोलते थे हम? पावर सेट। सेट ऑफ ऑल द सबसेट of a given set is called power set। set of all the subset of a given set is called power set। ठीक है, ये हो गया पावर सेट। अब देखो सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में दिया है कि 3 है। ठीक, तो ए के सबसेट कितने होंगे? ए के सबसेट होंगे 2 की पावर 3। इतना समझ में आता है। और जितने सबसेट होते हैं वही तो पावर सेट के एलिमेंट होते हैं। तो यदि कोई मुझसे पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो जाएंगे? ए के सबसेट के बराबर, यानी कि 2 की पावर 3। ठीक, अब इस पूरे को एक नया सेट मान लेते हैं, एनपीए को। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट हो गए। अब इसके कितने एलिमेंट सबसेट होंगे? 2 की पावर 8 सबसेट होंगे।
तो यदि हमसे कोई पीपीए पूछता है, मतलब इस नए सेट का पावर सेट बनाने को, तो जितने इसके सबसेट होंगे उतने ही तो पावर सेट में एलिमेंट आएंगे। तो एन पी पी ए कितना हो जाएगा, 2 की पावर 8। आया समझ में? ऐसे ही बी के लिए कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने दिए हैं, 4। तो बी के पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 16। ठीक है। सी में कितने एलिमेंट दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल टू 5। तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 2 की पावर 5 यानी कि 32। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सी कितना, 2 की पावर 32। ठीक है। अब पूछा क्या उसने, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के क्या दिया है देखो, के में ऊपर है एनपीपीसी, एनपीपीसी आया है 2 की पावर 32 अपॉन एनपीपीए, एनपीपीए आया है 2 की पावर 8 इंटू एनपीपीबी, ये आया है 2 की पावर 16। तो ये हो गया 2 की पावर 32 अपॉन 2 की पावर 24 मीन्स 2 की पावर 8। ये आ गया के की वैल्यू। 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है क्या? देखो 5 तक हो गया था हमारा 32, 6 64, 7 128, 8 256। हाँ 256 हो गया। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ के की डिजिट्स का सम कितना होगा। तो देखना भाई कितना होगा, 2 + 5 + 6 यानी कि 13 होगा डिजिट्स का सम। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। आया समझ में? एक और नए कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया हमने। कुछ और बात करते हैं। कुछ ऑपरेशन ऑफ सेट्स भी पढ़े थे हमने, याद है? कैसे थे ऑपरेशन ऑफ सेट्स? एक था हमारा ए यूनियन बी। ये क्या था, मान लो ये है सेट ए, ये है सेट बी, तो दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, इसको हम बोलते थे ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन भी पढ़ा था, ये है यदि ए, ये है यदि बी, तो दोनों में जो कॉमन होता था वो होता था ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ए माइनस बी पढ़ा था, ये है यदि ए, ये है यदि बी, तो ए माइनस बी क्या था, एलिमेंट्स ऑफ ए बट नॉट इन बी। मतलब ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स यदि हमें हटा दें तो ए माइनस बी, या फिर इसको ए निगेशन बी भी बोलते थे। ठीक है, ये होता था ए निगेशन बी, ऐसा भी बोलते थे। ठीक है। तो ए में से क्या हटा दें, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स हटा दें, तो ये वाला रीजन क्या हो जाता था, ए माइनस बी हो जाता था। ठीक है। कुछ एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी भी पढ़ा था। एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी को यदि हम इलेबोरेट करें तो ये ए निगेशन बी का यूनियन बी निगेशन ए के साथ था। यानी ए में से बी को माइनस कर दें, ये आ गया। बी में से ए को माइनस कर दें, ये आ गया। और दोनों का क्या ले लें, यूनियन ले लें। इसे क्या हम बोलते थे, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते थे। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ हमने ऐसा भी पढ़ा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये था फर्स्ट। और सेकंड क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट
इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन सभी फॉर्मूलेज को हम वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत इजीली प्रूव कर सकते थे। इस लॉ को कुछ बोलते थे क्या? इसका कुछ नाम था, डी मॉर्गन लॉ। आगे देखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था? नॉट ए होता था। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट नॉट ए, मतलब यस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लगाते तो कितना आ जाता था? ए के बराबर ही आ जाता था। ऐसा कुछ हमने वेन डायग्राम पढ़ा हुआ था। इनको याद है कि नहीं, क्वेश्चन से देखते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ट्राई कीजिएगा। इन ए क्लास ऑफ 195 स्टूडेंट्स, 115 like football, 130 like basketball. If each student likes one of football or basketball, then how many like both football and basketball? अंग्रेजी अपनी कमजोर है, आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोगों के पास पर्याप्त टाइम है। हर क्वेश्चन को अप्रोच करना जरूरी है। नहीं करोगे, मैथ से हमेशा डर लगता रहेगा। सॉल्यूशन देखने के बाद हर एक क्वेश्चन इजी लगेगा, पर सॉल्यूशन देखे बिना क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें समझ ही नहीं आएगा। इसलिए अप्रोच करने के हैबिट को बनाइए, हर क्वेश्चन अप्रोच कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, एटलीस्ट गिवन लिखिए। हाँ जी। इन ए क्लास ऑफ 195 स्टूडेंट, कितने लोगों की क्लास है? 195 की। 115 लाइक फुटबॉल, 130 लाइक बास्केटबॉल। 115 ऐसे हैं जिसको फुटबॉल पसंद है, 130 ऐसे हैं जिनको बास्केटबॉल पसंद है। इफ ईच स्टूडेंट लाइक्स वन ऑफ फुटबॉल और बास्केटबॉल, मतलब 195 के 195 को कम से कम एक गेम पसंद है, फुटबॉल या बास्केटबॉल। ऐसा नहीं है कि मुझे दोनों पसंद नहीं है। ठीक, तो देन हाउ मेनी लाइक बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल? कुछ कुछ समझ में आया क्या पूछ रहा है? ड्राइंग खराब है मेरी, ये रेक्टेंगल बना है। ठीक, मान लो ए से रिप्रेजेंट करता हूं मैं क्या? ए से क्यों, एफ से ही कर दो। एफ से रिप्रेजेंट करता हूं मैं फुटबॉल को, और बी से रिप्रेजेंट करता हूं बास्केटबॉल को। तो पूरे जो 195 है ना, ये पूरे 195 इतने के अंदर है। बाहर कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लाइन लिखी हुई है, ईच स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र, लाइक्स वन ऑफ फुटबॉल, एक ना एक चीज लाइक करता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर यहां पर हो कि दोनों नहीं लाइक करता, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। मान लो जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों लाइक करते हैं उसको मैं एक्स बोल देता हूं। तो केवल फुटबॉल जो लाइक करते हैं वो कितने हो जाएंगे? 115 माइनस एक्स हो जाएंगे। और केवल बास्केटबॉल जो लाइक करते हैं ये कितने हो जाएंगे? 130 माइनस एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टोटल है 195 स्टूडेंट, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले 115 माइनस एक्स, फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले एक्स, और केवल बास्केटबॉल खेलने वाले 130 माइनस एक्स। टोटल हमें कितना दिया है? 195 के बराबर। सॉल्व करके निकाल लो कितना आया। 245।
माइनस एक्स से प्लस एक्स गया 245 माइनस एक्स इक्वल टू 195, देन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 50। मीन्स 50 ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों लाइक करते हैं। बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम, सेट चैप्टर 11th क्लास से। आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन, करते कैसे हैं थोड़ा सा मैं अप्रोच बता दूं। ये 4-5 लाइन का क्वेश्चन होता है ना। पहली लाइन पढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं, फिर तीसरी पढ़ते हैं, फिर चौथी पढ़ते हैं, फिर पांचवी पढ़ते हैं। जब तक चौथी पांचवी लाइन में आते हैं, पहली दूसरी लाइन में क्या दिया था भूल जाते हैं। इसलिए या तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करना जरूरी होता है जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, या फिर गिवन क्या है ये लिख ले। मैं भी ऐसे ही करता हूं, आप भी ऐसे ही करो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मिनट में दिमाग में नहीं बैठ सकता ना। और 1 मिनट तो ज्यादा है, हमें तो 15-20 सेकंड में बैठालना है क्वेश्चन दिमाग में, तब तो बाकी 40 सेकंड में हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो बड़ा क्वेश्चन है इसके लिए। अरे यार ये ज्यादा टाइम हो गया क्या? ज्यादा हो गया। चलो अपन 1 मिनट में बात फिनिश कर देंगे। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। ये 3 मिनट की लग गई है, अपन 1 मिनट में बंद कर देंगे। अभी मैं क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा जब सॉल्व कराऊंगा, और फिर अप्रोच कैसे करते हैं स्टार्ट करेंगे साथ में। 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप। चलो करते हैं। तो दिया क्या है क्वेश्चन में, चलो साथ में पढ़ते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन, मैंने बोला है डेटा भूल जाता है इसलिए लिखते जाना। आउट ऑफ 14 पीपल, टोटल कितने हैं 14 पीपल, तो मैंने क्या लिख लिया, NU14। 12 said that it was not the case, not लगा है ठीक। they watched television but did not listen to the radio। वो टेलीविजन देखते हैं पर रेडियो नहीं सुनते हैं। तो देखो, पहले तो लगा लिख दूं एन, क्योंकि नंबर की बात हो रही है। ठीक, ये हो गई नंबर की बात। अब इट वाज नॉट द केस, ये जो नॉट लगा है ना, नॉट द केस, तो नॉट होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। दे वाच टेलीविजन, टेलीविजन को यदि मैं ए बोल दूं और रेडियो को बी बोल दूं, तो डे वाच टेलीविजन मतलब ए के लिए हाँ, बट डिड नॉट लिसन, नॉट लिसन मतलब रेडियो के लिए ना, मतलब बी के लिए ना, मतलब ना कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट से। ये कितना दिया है हमें पास 12 दिया है। ठीक है, दूसरा डेटा लिख लिया। तीसरा डेटा लिखने का ट्राई करते हैं। फॉर 9 पीपल, मतलब पहली चीज तो मैं लिख देता हूं, ये 9 लोग हैं। इट इज नॉट द केस, नॉट द केस, नॉट द केस मतलब नॉट को हम दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट से, तो ये कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। दे डू नॉट वॉच टीवी,
ये टीवी नहीं देखते हैं, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट। एंड डू नॉट लिसन टू द रेडियो, और रेडियो भी नहीं सुनते हैं, मतलब बी का भी कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं। फाइनली 7 पीपल आइदर वॉच टेलीविजन, 7 लोग हैं, आइदर वॉच टेलीविजन, या तो टेलीविजन देखते हैं या रेडियो सुनते हैं, और लिसन टू द रेडियो, बट डू नॉट डू बोथ, दोनों चीजें नहीं करते हैं। ये क्या है? ये एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी है क्या? एसिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी क्या होता था, एक बार देखना, कहीं पे वेन डायग्राम हमने बताया था। या तो ए या तो बी, दोनों नहीं, बीच का नहीं आता है। तो ये जो डेटा दिया है ये सिमेट्रिक डिफरेंस का दिया है। देखो, या तो टेलीविजन देखते हैं, आइदर वॉच टेलीविजन, या रेडियो सुनते हैं और लिसन टू द रेडियो, बट डू नॉट डू बोथ, दोनों चीजें नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक का डेटा लिख दिया, आगे देखते हैं। नाउ लेट इन ए नंबर ऑफ पीपल दैट वॉच टीवी एंड बी नंबर ऑफ पीपल दैट लिसन टू फाइंड ए एंड बी। ए और बी निकालना है हमें। ठीक है, कैसे निकालोगे? हाँ, चलो दिए हुए डेटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले तो मैं बना लूं मेरा वेन डायग्राम। इसके अंदर डॉट बना ले सर्किल। एक सर्किल बताएगा ए यानी कि टीवी, दूसरा सर्किल बी यानी कि क्या था, रेडियो। अब डेटा को देखते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 2 है। किसी टोटल 14 है और नॉट वाले 12 है, कॉम्प्लीमेंट लगा है ना ऊपर नॉट, तो नॉट वाले 12 है, तो यस वाले कितने हैं, 2 हो गए। ठीक है, और देखते हैं। देखो, यहां पर भी ऐसा कर लेते हैं, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कितने हो गए, कॉम्प्लीमेंट सबसे बाहर वाला कॉम्प्लीमेंट हटाया, टोटल 14 है, नॉट वाले 9 है, तो यस वाले कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी को थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख दूं तो ये होता है, ए में से बी गए, उनका यूनियन लिया बी में से ए गए के साथ, ये दिया है हमें 7। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। और कोई डेटा निकाला जा सकता है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये होता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो ये दिया है 5। इतना समझ में आया, ये डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था ना हमने। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो यहां से ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिल गया हमें 5। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यदि 5 है, तो यदि हम कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाएंगे तो हम बोल सकते हैं एन ए यूनियन बी कितना है, 9 है। नॉट वाले 5, तो यस वाले कितने, टोटल 14 में से 5 चले गए, 9 बचे। ठीक है, अब चलो पुट करने का ट्राई करते हैं। जो ए में नहीं है, पहला वाला डेटा को एनालाइज करना। पहला वाला क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला, तो बी के बाहर वाला और ए में कॉमन क्या रहेगा, ये वाला एरिया रहेगा। तो ये कितना दिया है हमें, 2 दिया है।
तो ये लिख दिया हमने, ये हो गया हमारा कितना 2। ये आया इस डेटा से, समझ में आया? ठीक है, और देखते हैं इन दोनों डेटा को देख के कुछ समझ में आ रहा है। देखो ए यूनियन बी में पहला दूसरा तीसरा तीनों रीजन लेते हैं, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस में बीच वाला रीजन नहीं लेते हैं। वेन डायग्राम से फिर से दिखा रहा, ए यूनियन बी और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में डिफरेंस क्या होता है? ए यूनियन बी में पूरा रीजन होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी में ये बीच वाला रीजन खाली होता है। ठीक है, तो बीच ए यूनियन बी टोटल मतलब तीनों में मिला के कितना है 9, और ये सिमेट्रिक बी कितना है 7। तो बीच का बचा हुआ डिफरेंस कहां पर होगा? ये 2 यहां पर होंगे। इतना समझ में आता है? देखो ए यूनियन बी का फिगर रखो, उसमें से ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी हटा दो, तो ये बीच वाला एरिया बचता है। तो 9 में से 7 हटाया तो बीच में आ गया 2। ठीक, ये वाला रीजन कितना आ जाएगा? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी दिया है 7, तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऐसे करके हम ए और बी निकाल सकते हैं। तो टोटल ए कितना आ गया? 4 आ गया। टोटल बी कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, बहुत ही धीरे धीरे आराम से हमने इस क्लास को किया। ये जो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, इसके बारे में कुछ बातें। ये बहुत 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 बड़ा चैप्टर है। क्यों? ये इसीलिए बहुत बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें 11th और 12th दोनों हमें पढ़ना होता है। 11th का रिलेशन एंड फंक्शन भी और 12th का रिलेशन एंड फंक्शन भी। क्यों? क्योंकि 11th का यदि आपको थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं आता है, 12th का नहीं बनेगा। अब ये बिल्कुल आपस में 11th और 12th का इस तरह से मिक्स है कि समझ ही नहीं आता 11th का कौन सा है, 12th का कौन सा है। तो ये चैप्टर बहुत ही बहुत बड़ा हो जाता है। कम से कम 1 मंथ मीन्स 30 क्लास लगभग का ये वीडियो, ये चैप्टर हो जाता है। तो इस चैप्टर में हिम्मत बनाए रखना है। ठीक, हिम्मत नहीं हारना है कि पहला चैप्टर इतना बड़ा खत्म ही नहीं हो रहा, आगे कैसे करेंगे। रियलिटी बता रहा, बोर हो जाते हैं। और ये चैप्टर इतना बड़ा इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन जो हम पढ़ेंगे 11th का भी पढ़ेंगे, 12th का भी पढ़ेंगे। इसके आगे फिर फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड चैप्टर में काम आएगा। फिर इसके बाद लिमिट में काम आएगा, कंटिन्यूटी में काम आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में काम आएगा। फिर उसके बाद एरिया अंडर कर्व में काम आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, सभी में फंक्शन काम आएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेंथी हो जाता है। तो पहले चैप्टर की लेंथ को देख के हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी सब चैप्टर बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 6-7 क्लास के। पहला चैप्टर बस। ठीक, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।